नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। देखिए दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है जब भी कोई बिगनर होता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, तो सबसे पहला मन में उसके सवाल आता है कि जब वो फॉर्म भर रहा है, मतलब कि स्पेशली जब आप डैफ भर रहे होते हो, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहां पर आपने देखा होगा अक्सर आपको यहाँ पर सर्विसेज की चॉइस देनी होती है। कि मतलब देखो, पॉपुलर चॉइस तो क्या है, जब भी कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसका मेन मकसद होता है आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, या फिर किसी का शौक होता है कि जो इंडियन फॉरेन सर्विस है उसमें जाना चाहता है, या फिर कोई फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहता है। तो ये तो दो चार चीज़ें हमें पता है, लेकिन ज़्यादातर यूपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, स्पेशली चाहे वो 3-4 बार भी तैयारी क्यों ना कर ली हो, एस्पिरेंट 3-4 साल से तैयारी कर रहे हो, उसके बावजूद भी उनको बाकी के सर्विसेज के बारे में हार्डली कुछ पता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू सर्विस, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे सर्विस। लेकिन लेट मी टेल यू, ये जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, जो आप प्रीलिम्स दे रहे होते हो, फिर मेंस देते हो, फिर इंटरव्यू देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है 1000 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं लगभग। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के, मान लो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, तो 70 से 80 की जो टॉप रैंक होते हैं जनरल कैटेगरी में, उनको आईएएस मिलता है, फिर उसके बाद आईपीएस, फिर आईएफएस, और इस तरह से चीज़ें चलती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बाकी के जो रैंकर्स हैं, किसी का 400, 500, 600, 800 रैंक है, तो उनको कौन सी सर्विस अलोकेट होती है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी वो रैंक आएगी तो डेफिनेटली लोग ज्वाइन करते हैं उस सर्विस को, एंड दैट इज ऑल्सो काफ़ी प्रेस्टिजियस। मतलब देखो क्या है ना, कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कंपेयर करोगे आईएएस से, आईपीएस से, तो लोग शायद, उन लोगों का ध्यान नहीं जाता उधर। लेकिन जब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हो, तो वहां पर सारे रैंक, सारे जो पोस्टिंग्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। और जब तक वो क्लैरिटी आपके मन में नहीं होगी, तब तक आप प्रेफरेंस नहीं दे पाओगे। अंधाधुंध तरीके से भरने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरी कोशिश है इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से जो यूपीएससी के जितने भी पोस्ट हैं, जी हाँ, जितने भी पोस्ट हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वो पोस्ट होती क्या है, उसमें आपका रोल क्या होता है, ताकि आप अच्छे तरीके से जब भी आपका मान लीजिए रैंक आएगा, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर हमारे जो यूपीएससी से रिलेटेड बैचेस हैं वो अवेलेबल होते हैं। चाहे 2026 की आप तैयारी करो, 27 की करो, जो भी आप लेना चाहते हो, यहाँ पर लिंक में वो दिए हुए हैं। या फिर आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, ये मेरे पर्सनल टीम का नंबर है, इस पर आप कॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे जो डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो पूरे बैचेस होते हैं, इसमें आपको कोऑर्डिनेटेड तरीके से, मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, कई एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि एम करते हैं आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, जो कि गलत नहीं है, अच्छी बात है, आपको एम करना चाहिए। लेकिन बाकी के कई कैरियर ऑप्शंस होते हैं, बहुत ही अच्छे पोस्टिंग्स होते हैं, जो लोग मिस कर जाते हैं। तो स्पेशली यहाँ पर जब आप अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म लिख रहे हैं, उसमें ये बहुत क्रूशल हो जाता है। एस्पिरेंट्स को पता नहीं होता, बस कहीं पर भी वो टिक मार देते हैं कि हाँ, ये वाला हम चूज करना चाहते हैं। लेकिन आप अगर इंटरेस्ट से देखोगे, जब आपको उन पोस्टिंग्स के बारे में अच्छे से पता चलेंगी, तब आपका ध्यान अच्छे से जाएगा और अच्छे से चीज़ों को आप फिल कर पाओगे। तो अब मैं आता हूं यूपीएससी पोस्ट के क्लासिफिकेशन पर। तो इसको आप बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यूपीएससी का मतलब जो आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो उसमें जितनी भी पोस्टिंग्स होती हैं अलग अलग रैंक के हिसाब से, उसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कहते हैं ऑल इंडिया सर्विस ग्रुप ए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए, और तीसरा होता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप बी। तो यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, और इसका भी मैं आपको इंडिविजुअल बताऊंगा आगे, लेकिन ये आप देख सकते हो, आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया। ये सभी, ये जो चारों हैं, वो आपका ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर में आते हैं, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो होता है, इसमें प्रीलिम्स जो है वो कॉमन होता है, लेकिन जब आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो इसका अलग से कट ऑफ आता है फॉरेस्ट सर्विस के लिए। तो वो भी अगर आपने भरा हुआ है फॉर्म में, तो उसके भी एग्जाम आप पैरेलली दे सकते हो। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। खैर, दूसरा अगर हम बात करें सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए के बारे में, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लाइन से सारे पोस्टिंग्स लिखी हुई हैं, जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस ई स्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विस, और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में ट्रैफिक वाला होता है, पर्सनल वाला होता है, अकाउंट्स वाला होता है, फिर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स, और ये इनडायरेक्ट है, जीएसटी वाला वो हो गया, इंडियन ट्रेड सर्विसेज हो गया। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो रेलवे वाला है ना, ये आपका मर्ज हो गया है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और जो तीसरा वाला कैटेगरी है सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, जो आर्म्ड
फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड के होते हैं, जो डैनिक्स वाला हो गया आपका, फिर आपका डैनिप्स हो गया, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विसेज हो गया, फिर इसका पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज होता है, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज हो गया। तो इसमें आप यूपीएससी एग्जाम के थ्रू ही डायरेक्टली पोस्टिंग ले सकते हैं। अब हम अगर एक एक करके बात करें, सबसे पहले आईएएस, ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में सभी को पता होगा, जो कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पोस्ट होते हो। डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आप देखोगे, जब आप सबसे पहली पोस्टिंग होती है एसडीएम की, ठीक है, तो वहां पर आपको एक ब्लॉक का जिम्मेदारी दिया जाता है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में भी उसको कई ब्लॉक्स में डिवाइड किए जाते हैं, तो पहले आपको एक ब्लॉक की जिम्मेदारी दी जाती है। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है 3-4 साल बाद, तो वहां पर फिर आपको जो है डीएम वगैरह और बाकी के कई सारी चीज़ें, जैसे डिविजनल कमिश्नर हो गया, सेक्रेटरी एट वेरियस लेवल हो गया, तो आप स्टेट में ही एक पर्टिकुलर स्टेट का जो कैडर है वो आपको एलोकेट हो जाता है, और स्टेट में आपकी पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह होती रहती है। और बहुत ही क्रूशियल होता है। मतलब आईएएस का जो पोस्ट है ना, मतलब आप समझिए हर एक चीज एक आईएएस ऑफिसर के अंडर में आती है। उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी कुछ हो रहा है ना, सब कुछ वो आईएएस ऑफिसर के अंडर में आएंगी, चाहे वो रेवेन्यू है, लॉ एंड ऑर्डर भी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आईपीएस होता है ना, पुलिस सर्विस में होता है, उसका एक अलग रोल होता है, लेकिन अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर की जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं ना, तो वो भी आपका एक डीएम के अंडर में आता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ डीएम के अंदर में आता है। मतलब डेवलपमेंट वर्क के लिए, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए कोई सरकार वेलफेयर स्कीम ला रही है, तो उसमें यहाँ पर कैसे लास्ट माइल तक लोगों को फायदा हो, गरीबों को फायदा हो, तो वो सारी जिम्मेदारी यहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर की होती है। फिर आगे चलकर आप सेक्रेटरी बन जाते हैं। मतलब स्टेट में, स्टेट लेवल पर जो कैपिटल होता है स्टेट का, मान लो उत्तर प्रदेश हो गया, तो लखनऊ में आपको अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं सरकार के अंदर में, यूपी सरकार के अंदर में, तो वहाँ पर आप सेक्रेटरीज बनते हो, राइट। फिर उसके बाद अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो हो सकता है डायरेक्टली आपको सेंट्रल सेक्रेटरीट में लाया जाता है। तो अलग अलग वहाँ पर गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो हर जगह अगर आप देखोगे सेक्रेटरीज होते हैं, वो ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर ही आपको देखने को मिलेंगे। फिर दूसरा अगर हम बात करें इंडियन फॉरेन सर्विस, तो अगेन यहाँ पर आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो फॉरेन नेशंस में, बेसिकली एम्बेसीज में, काउंसुलेट्स में। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आते हैं। डिप्लोमेसी, एस जयशंकर साहब, वो भी तो आईएएस ऑफिसर थे, राइट, इंडियन फॉरेन सर्विस में। यूएसए में पोस्टिंग, जापान में पोस्टिंग, ट्रेड नेगोशिएशंस आप करते हो। अभी जैसे यूएस के साथ ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, ट्रेड डील होने वाली है, तो उसके लेकर आप नेगोशिएट करते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब आपको, आपका नॉलेज इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में होना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेजेस में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम आईपीएस की बात करें, तो देखो अगेन लॉ एनफोर्समेंट में काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पब्लिक सेफ्टी की। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, आप उसको लीड करते हो। आप बेसिकली और भी बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल लेवल पर, सीबीआई, आईबी, रॉ, उन सब में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कि डिपेंड आपका परफॉर्मेंस कैसा है। और यहाँ पर आप सब जानते हैं कि मसूरी में तो आपका आईएएस की जो प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह वो होती है, लेकिन एक कॉमन ट्रेनिंग के बाद, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद, जो आईपीएस में उनको हैदराबाद भेज दिया जाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी है, वहाँ पर पुलिस सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है, जो कि काउंटर टेररिज्म में, बॉर्डर सिक्योरिटी में, कई सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। फॉरेस्ट सर्विस अगेन आप जानते होंगे, यहाँ पर जो लोग फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये आता है, राइट। तो इसमें मैंने आपको पहले बता दिया, प्रीलिम्स एक साथ होता है, लेकिन यहाँ पर जो मेंस का एग्जाम है और इंटरव्यू है वो अलग अलग होता है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि बाकी के सर्विसेज का क्या। सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप ए में अगर आप देखिए, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तो यहां पर क्या, आपने सीएजी के बारे में सुना होगा। तो अगर आप इस सर्विस को चुनते हो, तो आप सीएजी के अंडर में काम करते हैं। आप सब जानते होंगे सीएजी में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट है, उसकी ऑडिटिंग होती है। कई बार आपने देखा होगा सीएजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो करप्शन हो रहा है, कोई ढिलाई हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसको उजागर करता है। कौन भूल सकता है जो अन्ना वाला आंदोलन था, आप सब जानते होंगे। 2014 का जब लोकसभा चुनाव आया, उसके पहले तक सीएजी की कितनी चर्चा होती। अब मुझे याद है, जो सीएजी थे उस समय विनोद राय, राइट, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे किए थे। ऑल्दो आगे चलकर पता चलता है कि नहीं, उसमें कुछ अलग चीज़ें थी, उतना कोई घपला है नहीं है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सीएजी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। अरे भाई, पब्लिक का पैसा है, आपको सही से इस्तेमाल करना है, सरकार सही से कर रही है कि नहीं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, ध्यान रखिएगा ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करते हैं। ये यहाँ पर बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने अकाउंट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, वो आप करते हो, अकाउंट्स को मैनेज करते हो। मतलब कि भारत सरकार में आप सब जानते हैं कि जो पेमेंट है
बहुत सारा पैसा आ रहा है, जा रहा है, अकाउंटिंग हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, वो सबको आप हैंडल करोगे। यहाँ पर जो अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारे देश में, उसमें भी आपको पोस्टिंग दी जाती है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ में भेजती है कि जाकर देखो उस मिनिस्ट्री में किस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या वो सही से पैसे को मैनेज कर रहे हैं कि नहीं। इनफैक्ट जब बजट बनता है उसमें भी यहाँ पर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि बजटरी और फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका योगदान काफ़ी देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। ये बेसिकली जब आप इसमें पोस्टिंग होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां पर उसके अंडर में आप काम करते हैं। और इसमें बेसिक जो काम होता है वो यही है कि हमारे देश के अंदर जो कंपनीज हैं वो और कैसे अच्छे तरीके से काम कर सकें। मतलब इंपॉर्टेंट है ना कि हमारे देश में जो बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, जब वो अच्छे से काम करेंगे तभी तो हमारा देश और ज़्यादा संपन्न हो पाएगा। तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट को और अच्छे से आपको एनफोर्स करना होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आपको रेगुलेट करना होता है। मतलब जो कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो सही से कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं, रूल्स रेगुलेशंस को फ्रॉड कर रहे हैं कि नहीं, मतलब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर कोई फ्रॉड हो रहा है कॉर्पोरेट में, तो वो सारी चीज़ों को आप दिखाते हो। स्पेशली आज जो ऑफिसर्स हैं वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में भी काम कर सकते हैं अगर आपकी इसमें पोस्टिंग होती है तो। इसके अलावा इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंडर में ये आता है। और यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के अंदर जितने भी फाइनेंशियल एडवाइस है, पेमेंट है, अकाउंटिंग सर्विसेज है, उसके लिए आप काम करते हैं। जो डिफेंस सेक्टर का बजट हो गया, पेंशन हो गया, प्रोक्योरमेंट ऑडिट, ये सारी चीज़ें इसके अंडर में की जाती हैं। नेक्स्ट है इंडियन डिफेंस ई स्टेट सर्विस। ई स्टेट का मतलब अगेन लैंड वगैरह हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जितने लैंड है, कैंटोनमेंट्स एरियाज आप सब जानती हैं, जितने भी बड़े शहर हैं हमारे देश के अंदर उसमें आपने देखा होगा कैंट होता है। छोटे शहरों में भी अंबाला आपने सुना होगा, अंबाला कैंट। तो इस तरह के बहुत सारे जगहों पर कैंटोनमेंट्स एरिया होते हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अर्बन प्लानिंग, डेवलपमेंट ऑफ कैंटोनमेंट एरियाज, वहां पर वो चीजें आप देखते हो। फिर इसके अलावा इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, तो अगेन ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की मीडिया है, प्रेस है, पब्लिक कम्युनिकेशन, वो चीजों को आप मैनेज करोगे। जो ऑफिसर्स हैं उनको पीआईबी, डीडी न्यूज, एआईआर, ऑल इंडिया रेडियो, सब जगह पोस्टिंग की जा सकती है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स के स्कीम्स हैं वो आप मास मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इंडियन पोस्टल सर्विस की बात करें तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंडर में आप काम करते हैं। और हमारे देश में जो पोस्टल सर्विसेज का ऑपरेशन है, लॉजिस्टिक हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, पोस्टल बैंकिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, उसको लेकर आप काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो अगेन ये भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में आता है। और यहाँ पर जो फाइनेंस है उससे रिलेटेड अकाउंट्स हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, उसके लिए आप काम करते हैं। यहाँ पर बीएसएनएल, एमटीएनएल, वहाँ पर आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम आपने सुना होगा ना, 5G 4G, तो उसमें एलोकेशन में आप इन्वॉल्व होते हो कि किस तरह से ये सारी चीज़ें चलेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, अब देखो इसमें क्या है ना कि अभी रिसेंटली कुछ चेंज हुआ है, लेकिन ये अलग अलग था। जैसे ट्रैफिक वाला इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ट्रैफिक, तो ट्रेन का ऑपरेशंस, पैसेंजर सर्विस, फ्रेट का ऑपरेशन, उसको आप मैनेज करते हैं। जो स्केड्यूलिंग होती है ना, ट्रेन कितने बजे आएगी, यहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पर, तो वो जो ट्रैफिक होता है ना वो आप सारी चीज़ें मैनेज करते हो। इसके अलावा एक पर्सनल वाला होता है, मतलब कि जो एचआर वाला फंक्शन है इंडियन रेलवेज में, जितने भी रिक्रूटमेंट, प्रमोशंस, ट्रेनिंग, वेलफेयर, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जो रेलवे के अंदर यूनियंस होते हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करते हो। फिर इसके अलावा होता है अकाउंट्स वाला, मतलब इंडियन रेलवे का जितना भी अकाउंट्स वाला काम है, बजट हो गया, कॉस्ट कंट्रोल हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ये सब कुछ मतलब आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ एक तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि आपको और फंडिंग मिले, इंडियन रेलवेज को और फंडिंग मिले। फिर होता है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, IRPF आपने सुना ही होगा। तो उसमें क्या है कि रेलवे में जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लॉ एनफोर्समेंट हो गया, तो वो सारी चीज़ें IRPF के द्वारा जो है देखी जाती हैं। लेकिन क्या हुआ था रिसेंटली, यहाँ पर 2022-23 में रिफॉर्म आया था, जिसके तहत यहाँ पर ये जो सारा आप देख रहे हो ना, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ट्रैफिक, पर्सनल, या फिर अकाउंट्स हो गया, या फिर प्रोटेक्शन फोर्स हो गया, इन सबको मर्ज करके IRMS में कर दिया गया, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के अंदर कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो एक और होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। और देखो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मान लो अगर किसी को IAS, IPS, IFS नहीं मिलता है तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस उसका फोर्थ बेस्ट चॉइस होता है। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में भी एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला, जो आज के डेट में हम क्या कहते हैं, GST। तो यहाँ पर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंडर में काम करते हो। GST, कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटी स्मगलिंग, ये सारी चीज़ें आप हैंडल करते हो। इनफैक्ट आपकी पोस्टिंग पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर, वहाँ पर की जा सकती है। फिर इनकम टैक्स, मतलब ये डायरेक्ट टैक्स हो गया, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर में आता है। मतलब जितना भी इनकम टैक्स
कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो इसके अंडर में किया जाता है। तो ये दो चीज़ों में ये डिवाइडेड है। और लास्ट है आपका सेंट्रल सर्विसेज वाले ग्रुप ए के अंडर में, वो है आपका इंडियन ट्रेड सर्विस। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। यहाँ पर आप इंटरनेशनल ट्रेड में डील करते हो, जैसे WTO के अंदर नेगोशिएशंस करना है, भारत को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप करोगे नेगोशिएट। इंडियन एक्सपोर्ट्स को आप प्रमोट करते हो, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो हमारे देश में। DGFT में आपका पोस्टिंग की जा सकती है, एम्बेसीज में कई बार पोस्टिंग की जाती है, ट्रेड बॉडीज़ में पोस्टिंग की जाती हैं, ऑफिसर्स होते हो आप बेसिकली, FDI वगैरह को आप सपोर्ट करते हो। तो ये हो गया आपका ग्रुप ए वाले सर्विसेज जितने हैं। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया था सेंट्रल सर्विसेज सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, तो इसमें भी 3-4 चीज़ें होती हैं। एक हो गया आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, मतलब अगेन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। इसमें बेसिकली जो क्लेरिकल सपोर्ट होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वहाँ पर वो आपकी पोस्टिंग हो जाती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर भी आप ऑफिसर्स के तौर पर काम करते हैं। फिर इसके अलावा डेनिक्स आपने सुना होगा, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सर्विस, तो यहाँ पर आप SDM डिप्टी सेक्रेटरीज तक बन सकते हैं, राइट, दिल्ली और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन में, बाकी के जैसे अंडमान निकोबार वाले एरिया में भी, मतलब जो IS वाला पोस्ट होता है उससे जस्ट नीचे आप समझिए। फिर इसके अलावा जो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला हो गया, सेम उसी प्रकार से डायनेप्स होता है, ये बेसिकली पुलिस वाला होता है, जहाँ पर आप DCP, ACP एज ऑफिसर्स के तौर पर आप काम कर सकते हैं मेट्रो सिटीज़ में। पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक रेगुलेशन, वो सारी चीज़ें आपके अंडर में आती हैं। और एक और होता है दैट इज़ पौंडीचेरी के लिए, पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, तो अगेन आप उनके लिए काम करते हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। और यहाँ पर जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाला हो गया, वैसे ही पौंडीचेरी के लिए एक पुलिस वाला होता है। तो वही चीज़ें बस ये पुलिस वाले के अंडर में आ जाती हैं सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ था दोस्तों। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से अब समझ में आई होंगी कि आखिरकार UPSC का जब आप एग्ज़ाम देते हो उसमें बहुत सारी पोस्टिंग्स होती हैं। आप सोच के देखिए, मतलब टोटल मिलाकर आप समझिए 24 पोस्टिंग्स हैं, वो एक एक करके मैंने आपको बताया। और ये आपको हेल्प करेगा जब आप डैफ भर रहे होगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि आपने ये सर्विस ऊपर क्यों रखा, इसको नीचे क्यों रखा, तो आप बता सकते हो ना कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस किसमें बेटर है, प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट, लोकेशन, उसके हिसाब से आप चीज़ों को फिल कर पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो टॉप 70-80 रैंक तक आता है तो आपको IS मिलता है। फिर उसके बाद IPS मिलता है 150-200 रैंक, उसके बाद IFS हो गया, IRS हो गया। तो इस तरह से आपको सारे जो रैंक्स हैं वो अलोकेट होते हैं। तो एक सजेशन है टू ऑल द एस्पिरेंट्स दैट आपका जो ड्रीम है वो सिर्फ IS IPS तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, IS IPS आपका एम होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो सभी को मिल पाएगा, किसी ना किसी का तो रैंक आएगा नीचे। तो उनके लिए ये चीज़ है कि कभी भी ऐसा हो सकता है, तो अपने आप को ये मत समझिएगा कि आप कोई कम किसी जॉब में जा रहे हो, वो भी आप डिग्निटी से देश की सेवा कर सकते हैं। मतलब हर एक आपका जो सर्विस है वो आपके कैरियर गोल के साथ अलाइन हो सकता है। तो आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में, इसीलिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया आपके लिए। और बिगनर्स के लिए तो यहाँ पर मैं लगातार कुछ वीडियोस लेकर आता जा रहा हूँ, UPSC एग्जाम से रिलेटेड, NCERT कैसे पढ़ना है, बुक लिस्ट क्या है, वो सब कुछ ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। सो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से बेनिफिशियल हुआ होगा। और जाने से पहले अगेन आप सबको बता दूं, अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से मतलब UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी IQ के साथ जरूर जोड़िए। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे कोई ना कोई बैच अवेलेबल होगा, आप उसमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यूज़ करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ये नंबर पर जरूर कॉल कर लीजिएगा ताकि आपको सारी जो हेल्प है वो मिल जाए। और अगर आपको ऑप्शनल की भी तैयारी करनी है तो ये सारे जो ऑप्शनल के कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हैं, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं स्टडी IQ के साथ। कोई डाउट्स वगैरह है तो मुझसे सोशल मीडिया वगैरह पर जुड़िए, या फिर इंस्टाग्राम पर मैं कई सारे MCQs डालता रहता हूँ, वहाँ पर भी आप MCQs को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। गुड न्यूज, स्टडी IQ का मॉनसून धमाका सेल अब ऑफिशियली लाइव हो चुका है और उसके साथ ही शुरू हो गया है P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको जीरो से ले जाएगा IAS ऑफिसर बनने तक। फुल रोड मैप, फुल तैयारी के साथ हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस विथ इंडियाज टॉप फैकल्टीज, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन के लिए PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। और इस बैच के साथ मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। यह सब कुछ मिलेगा आपको 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच P2I फाउंडेशन, 2027 के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन और 2028 के लिए अर्ली फाउंडेशन निर्माण बैच। मॉनसून धमाका स्पेशल भी है, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन एवरी फाउंडेशन कोर्स फ्री, 7 डे नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी
बैच स्टार्ट के 7 दिन तक वैलिड। और ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन सिर्फ 30 जून तक ही ओपन है। उसके बाद नो एंट्री, नो एक्सटेंशन, नो एक्सक्यूज। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो अभी फैसला लो। जाओ स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, अपने टारगेट ईयर के हिसाब से बैच चुनिए, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एवर। और अगर अब भी यूपीएससी या बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मेरी पर्सनल टीम को कॉल कर सकते हैं ऑन 092400232293। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर यूपीएससी जर्नी टुगेदर।